हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोगों का स्वागत है आज के इस प्रखर बैच के दूसरे क्लास में, डे 2 में, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आवाज़ कैसे आ रही है और अच्छा दिख रहा है, सब कुछ ओके है। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़िया, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। ऑल गुड, ओके। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को। गुड इवनिंग। चलिए, ओके। देन आते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर। तो प्रखर के अंतर्गत हम लोग बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आज का जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है पहला टॉपिक नवीन राज्यों का उदय, यानी ब्रिटिश शासन से पहले भारत में कैसे राज्यों का उदय हुआ और वो राज्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गए। तो बेसिकली इस चैप्टर। और सेकेंड है कि जब ब्रिटिश शासन भारत में एस्टेब्लिश हुआ तो ब्रिटिश शासन ने किस तरह की पॉलिसीज़ भारत में इम्प्लीमेंट की। इन्हीं टॉपिक्स पे आज का हमारा चर्चा रहेगा और इसी से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आए होंगे ताकि इस टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कस करें तो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक के, आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि भारतीय क्षेत्र में एक थोड़ा सा भारत का मैप थोड़ा पहले देखते हैं। ये वर्तमान भारतीय क्षेत्र है जिसमें उस समय बांग्लादेश को भी सम्मिलित कर लीजिए और पाकिस्तान क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये भारतीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक शासन व्यवस्था भारत में बहुत ही मजबूत शासन व्यवस्था थी जब भारत में ब्रिटिश आए थे। और ये क्या थे? मुगल थे। और मुगल के ही अंतर्गत बेसिकली ये पूरा भारत का, ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ में यहाँ तक मराठा क्षेत्र तक बेसिकली मुगलों का ही शासन फैला हुआ था। देन एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद थोड़ा सा मुगल जो है वो डिक्लाइन की ओर जाते हैं और इस पीरियड में कई नए राज्यों को उभरने का मौका मिलता है। इसी चैप्टर को कहते हैं राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नवीन राज्यों का उदय। दूसरी ओर इसी पीरियड में ब्रिटिश आए हुए थे, तो ब्रिटिश के आने के समय भारत में कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। धीरे धीरे ये राज्य ब्रिटिश के हाथ से निकलते गए और नए राज्यों के रूप में स्थापित होते गए। जैसे इस क्षेत्र में जो राज्य स्थापित हुआ उसको हम लोग कहते हैं बंगाल राज्य। सबसे प्रारंभिक राज्यों में से एक था बंगाल। दूसरी ओर इसी बंगाल से सटे हुए क्षेत्र में एक नया राज्य क्रिएट हुआ जिसकी सीमा मुगलों तक लगती थी और यह राज्य था अवध, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राज्यों का विखंडन हुआ और इनमें अगर हम लोग राज्यों की चर्चा करें तो महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात के क्षेत्र में यहाँ पर जो शासन स्थापित हुआ वो मराठा राज्य का स्थापित हुआ था। और मराठा राज्य से नीचे ही हिस्से में अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर एक नया राज्य बना था जो आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र है। उस कर्नाटक क्षेत्र में एक राज्य बना था जिसको मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता है। और केरला के क्षेत्र में एक नया राज्य स्थापित हुआ जिसके त्रावणकोर राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना मार्तंड वर्मा ने की थी। तो बेसिकली ये जो न्यू स्टेट्स जो इस समय में राइज कर रहे थे तो उन्हीं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एंड देन इस सेक्टर में यहाँ पर 2 राज्य स्थापित हुए थे। इस 2 राज्यों में ऊपर वाला जो राज्य था दैट्स कॉल्ड हैदराबाद, एंड लास्ट में जो सबसे नीचे था उसको कहा जाता था कर्नाटक। यानी जो अभी का तमिलनाडु स्टेट है वो बेसिकली उस पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? तो कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। और अगर हम लोग नॉर्थ पार्ट की ओर चलें और नॉर्थ सेक्टर में देखें तो नॉर्थ भाग में यहाँ पर एक राज्य स्थापित हुआ था हरियाणा में, दैट्स कॉल्ड जाट। और इसी जाट से उत्तरी भाग की ओर अगर हम लोग जाते हैं
तो यहां पर हमें मिलता है एक मजबूत राज्य जिसको हम लोग कहते हैं सिख राज्य, यानी पंजाब का सिख स्टेट, जो पंजाब से लेकर के पाकिस्तान के क्षेत्र में और कश्मीर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस तरह से मुगलों के डिक्लाइन पीरियड में कई नए स्टेट्स जो है उभर करके सामने आए, और ये नए स्टेट्स जो है, इन स्टेट्स को धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया, अपने अंदर लिया, और कई आपको युद्ध देखने को मिलेंगे, जैसे आंग्ल मराठा वार, आंग्ल मैसूर वार, इसके अलावा आंग्ल सिख वार, आंग्ल कर्नाटक वार। तो इस तरह से कई ऐसे युद्ध हुए जिसके माध्यम से धीरे धीरे बेसिकली ये पूरा भारत जो है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। दूसरी ओर जिस पीरियड में ब्रिटिश भारत के आंतरिक राज्यों से संघर्ष कर रहा था, सेम पीरियड में ब्रिटिश जो है वो भारत के बाहरी क्षेत्रों से भी संघर्ष कर रहा था। लाइक एक एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं जिसमें यहां पर एंग्लो नेपाल वार हुआ था, एंग्लो भूटान वार हुआ था, एंग्लो बर्मा वार हुआ था, इसके अलावा एंग्लो तिब्बत वार हुआ था, और इधर आंग्ल और अफगान वार हुआ था। तो इस तरह से न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे क्षेत्रों को उनके साथ युद्ध किया, और उसे भी एक तरह से अपने बॉर्डर को सिक्योर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन पड़ोसी राज्यों पर भी एक कह सकते हैं कि प्रभाव बनाने का प्रयास किया। तो बेसिक रूप से यदि देखें तो जिस पीरियड में ब्रिटिश आए थे उस पीरियड में भारत की क्या स्थिति थी, तो कुछ इस तरह की थी, और भारत के बाहर क्या स्थिति थी, तो इस तरह की थी। और बेसिकली ब्रिटिश ने इसी कंडीशंस का लाभ उठाया और वो धीरे धीरे भारत को कैप्चर करते गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत दो भागों में बट गया। एक कहा गया ब्रिटिश भारत, और दूसरा कहा गया जो ब्रिटिश के बाहर के क्षेत्र थे जहां रजवाड़े होते थे उसको प्रिंसली स्टेट, यानी देसी रजवाड़े क्षेत्र। तो ब्रिटिश ने भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ब्रिटिश भारत और प्रिंसली स्टेट। तो इस तरह से ये कैसे पूरा ये सिनारियो क्रिएट हुआ, इसी चैप्टर को पढ़ना होता है। थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजनल स्टेट्स हैं, इनके फैक्ट्स को थोड़ा याद रखना, बट इसको याद किया जा सकता है और इजीली याद किया जा सकता है। थोड़ा अगर प्रयास करेंगे तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग आज के टॉपिक में इस टॉपिक को सेकंड, इसको जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी हम लोग, और साथ ही साथ जब ब्रिटिश ने यहाँ पर शासन बनाया तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, उन्होंने अपने कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस लाए, और उसी चैप्टर्स को उनके पॉलिसी के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ेंगे। और ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की गई कुछ पॉलिसी, जिसमें आप पढ़ते हैं कि उन्होंने द्वैत शासन डायरकी सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, सहायक संधि उन्होंने लागू की थी, सब्सिडियरी अलायंस। तो इस तरह से जो उनके स्पेसिफिक जो है वो रूल्स थे या कह सकते हैं कि पॉलिसी थे, उसको भी हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है कि कैसे ये न्यू राज्य एस्टेब्लिश हुए, नए राज्यों के साथ कैसे ब्रिटिश का रिलेशन रहा, पड़ोसी देशों के साथ कैसे ब्रिटिश का रिलेशन रहा, और उसको कैसे हम लोग आज के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। होपफुली आज के इस 50 क्वेश्चन के डिस्कशन में आपको लगभग इस टॉपिक के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और अच्छे से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन राउंड को, और आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का युद्ध जो है वो बेसिकली भारत में ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप था, पहला कदम था। तो उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है, प्लासी का मैदान बागमती नदी के तट है। द प्लेन्स ऑफ प्लासी आर ऑन द बैंक्स ऑफ द बागमती रिवर। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, क्योंकि ये बागमती रिवर के नहीं बल्कि यहां पर क्या होगा, भागीरथी रिवर होगा।
भागीरथी रिवर के बैंक पे जो है ये प्लासी का मैदान है। और ये कहाँ पे है, तो बेसिकली बंगाल में ये मैदान था और इसी मैदान में ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। सेकेंड है, युद्ध का कारण अलीनगर की संधि का उल्लंघन था। द कॉज ऑफ द वार ऑफ द वायलेशन ऑफ द अलीनगर ट्रीटी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है। देन थर्ड स्टेटमेंट, प्लासी के युद्ध में मीर मदान ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मदान सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो बेसिकली मीर मदान जो था वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा था, ना कि अंग्रेजों की तरफ से। ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ा था उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश को सपोर्ट करता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो इस स्टेटमेंट में से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट के बीच में से एक सही कथन चुनना था। तो हमेशा ये ध्यान देंगे कि चूज द करेक्ट वन। तो करेक्ट वन में यदि देखें तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 कहाँ से आया, तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब सिराजुद्दौला बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब बना, तो नवाब बनने के बाद उसने जो फोर्टिफिकेशन जो चल रहा था, किलेबंदी चल रही थी बंगाल के सेक्टर में ब्रिटिशर्स का और फ्रांसीसी का, तो इसको जो है उसने रुकवा दिया और रोकने का आदेश दिया। देन ब्रिटिश जो है इसको नहीं माने और ब्रिटिश के नहीं मानने के बाद सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और बाद में इसी के कारण एक बैटल हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। इस बैटल के बाद एक संधि हुई अलीनगर, और उस अलीनगर की संधि में किला बनाने और अलग अलग तरह के जो कह सकते हैं कि अधिकार जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल गए। तो ब्रिटिशर्स ने उस अधिकार का बाद में एक आरोप लगाया, स्पेशली ये आरोप लगाया गया सिराजुद्दौला पर कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर के संधि का जो है वो पालन नहीं किया है, और इसी को आरोप लगाते हुए उसने जो है सिराजुद्दौला पर प्लासी का बैटल कर दिया। तो ये अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1757। ये कब से, आपको ये भी फैक्ट के रूप में अलीनगर के संधि से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड आते हैं क्वेश्चन, कथन 1, औरंगजेब की मृत्यु के बाद नवीन राज्यों का उदय तीव्र हो गया। और कथन 2, मुहम्मद शाह के समय सर्वाधिक नवीन राज्यों का उदय हुआ। तो स्टेटमेंट 1 है, द राइज ऑफ न्यू स्टेट intensified after the death of Aurangzeb। और स्टेटमेंट 2 है, most new states emerged during the time of मुहम्मद शाह। तो ये मुगल डिक्लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब मुगलों का पतन हो रहा था तो नए राज्य भारत में काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, जो भारत में नए राज्यों का उदय है वो बहुत तेज हो गया, बहुत ही स्पीड अप हो गया। एंड देन उसके बाद उसके एक वंशज आते हैं मुहम्मद शाह, दैट्स कॉल्ड रंगीला बादशाह। उसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। और रंगीला बादशाह के पीरियड में ये देखने को मिला कि बहुत तेजी से अलग अलग राज्य बनने लगे। जैसे रंगीला बादशाह के टाइम पीरियड में ही दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य बना था, उसके बाद अवध में अवध राज्य बना था। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो मोहम्मद शाह के पीरियड में बने थे। तो इसलिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही है। और ये दोनों कथन जो है वो जस्टिफाई करते हैं कि मुगल डिक्लाइन के पीरियड में कैसे न्यू स्टेट्स का उदय होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो ऑप्शंस आपके साथ है, बहादुर शाह फर्स्ट, साहे बेखबर, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, फरुख सियर लंपट मूर्ख और रफी उद दौला शाहजहां सेकेंड। तो आप जानते हैं कि जो मुगल पीरियड में जो लेटर मुगल पीरियड है जिसको उत्तर मुगल काल कहते हैं, उस लेटर मुगल पीरियड के जो अलग अलग शासक हुए उनको जो है, ब्लैक बोर्ड से क्या दिक्कत है भाई, ब्लैक बोर्ड पे ही तो ये अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो नॉर्थ मुगल पीरियड में अलग अलग टाइटल दिए जाते थे। जो भी इसके कह सकते हैं कि जो नवाब थे उनको अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग टाइटल दिया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा जाता था। सेकंड, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, फरुख सियर लंपट मूर्ख। तो ये आपको फोर्थ, रफी उद दौला शाहजहां सेकेंड। तो ये ए, बी और डी सही है। सी जो है वो गलत है क्योंकि बेसिकली फरुख सियर यहां नहीं होगा, यहां पे होंगे जहांदार शाह। किसको, जहांदार शाह।
किसको लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह को कहा जाता था। और फर्रुखशियर को क्या कहा जाता था? तो फर्रुखशियर को घृणित कायर टाइटल से उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से ये जो कुछ टाइटल हैं इस पीरियड में अलग अलग मुगल लीडर्स को दिए गए थे अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर में आपको काफी क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि कौन सा टाइटल किस नवाब से रिलेटेड था, यानी कौन से बादशाह से रिलेटेड था। नेक्स्ट आते हैं सैयद ब्रदर्स। सैयद बंधुओं ने किसे राजा बादशाह का पद नहीं प्रदान किया? Whom did the सैयद ब्रदर्स नॉट गिव द थ्रोन ऑफ किंग और एम्परर? किसको जो है उसने यानी सैयद ब्रदर्स ने राजा नहीं बनाया? सैयद ब्रदर्स कॉल्ड किंग मेकर। आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है और ये भारत के बहुत सारे राजाओं को यानी मुगल कई राजाओं को उन्होंने राजा बनाया। तो इसमें से कौन नहीं था? तो ऑप्शन है आपके पास फर्रुखशियर, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो बेसिकली 4 ऐसे मुगल लीडर थे जिन्हें उन्होंने किंग बनाया था और सैयद ब्रदर कॉल्ड किंग मेकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अहमद शाह। अहमद शाह नॉट रिलेटेड टू सैयद ब्रदर्स बिकॉज किंग मेकर के रूप में उसने 4 राजाओं को इस पद पे पहुंचाया था, जिसमें सबसे मेन था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो है ये पहला राजा था जिसको उसने राजा बनाया था। देन इसके बाद 2 आए थे, रफी-उद-दौला एंड थर्ड रफी-उद-दरजात। और सबसे लास्ट जो कि किंग मेकर के द्वारा बनाया गया था उसका नाम था मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के पीरियड में ही चिलकलीज खां की सहायता से सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया गया था, जिसके कारण सैयद ब्रदर्स की कहानी खत्म हो गई थी। और सैयद ब्रदर्स का जो टेनियर माना जाता है ये 1713 से लेके 1720 माना जाता है। इसी पीरियड में बेसिकली उसने किंग मेकर की भूमिका अपनाई थी। और अहमद शाह जो है मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है, इसलिए मोहम्मद शाह को जो है अहमद शाह से कोई रिलेशन सैयद ब्रदर से अहमद शाह का कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काल कोठरी की घटना के संबंध में असत्य कथन चूज करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ब्लैक होल। और ब्लैक होल स्ट्रेटजी जो हुआ था उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसको चूज करना है। तो पहला है, काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचारित किया था। द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इंसिडेंट वाज पब्लिसाइज्ड बाय हॉलवेल। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी को किसने पब्लिसाइज किया? तो हॉलवेल, जो कि उस समय का बंगाल के क्षेत्र का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसी ने इसको कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सही है और इसका सही उत्तर ए होगा। सेकेंड है, काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई। द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 20 जून 1756। तो सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। एट दिस टाइम द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज, घटना के बाद एडमिरल वाटसन जल सेना के साथ बंगाल आया। आफ्टर द इंसिडेंट एडमिरल वाटसन केम टू बंगाल विद द नेवी। तो ये जो अगर आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं ये काल कोठरी की घटना है। और काल कोठरी की घटना के बारे में आपने सुना होगा कि एक 14x18 जो कमरा था 14 फीट बाई 18 फीट, इसमें 146 ब्रिटिश नागरिकों को बंद किया गया था। और अगले दिन जब इसको खोला गया तो इसमें से केवल 23 ही व्यक्ति जीवित बाहर आए थे और 123 इसी में मारे गए थे। और ये घटना रिलेटेड है 20 जून 1756। और हॉलवेल ने कहा है कि मैंने ये घटना देखा है क्योंकि मैं भी उसी में बंद था। तो बेसिकली ये जो हॉलवेल से रिलेटेड ये घटना है इसको पब्लिसाइज हॉलवेल ने किया। और यहां जो गलत ढूंढना है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? बिकॉज उस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश जो थे वो उस समय तक शासन स्थापित नहीं कर पाए थे, उस समय तक एज ए एक व्यापारिक संस्था थे। तो इसलिए उस समय बंगाल में इनका गवर्नरशिप नहीं चलता था। आफ्टर प्लासी के बैटल
के बाद ही वहां गवर्नर बनने की परंपरा जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट के द्वारा आपको फंसाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट, मीर कासिम के संबंध में असत्य कथन चुने। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीर कासिम। मीर कासिम का नाम आपने सुना होगा क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर है उसमें आपका नाम आता है, इसके अलावा मीर जाफर से रिलेट करके इसका नाम आता है, तो मीर कासिम को आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो मीर कासिम के रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स आपको देखिए। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। सेकेंड, सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया। ट्रेंड द आर्मी ऑन यूरोपियन सिस्टम। अंग्रेजों को नवाब बनने के उपलब्ध में या उपलक्ष्य में वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिले अंग्रेजों को दिए। गेव वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश ऑन द ओकेजन ऑफ बिकमिंग नवाब, यानी नवाब बनने की खुशी में उसने कई स्टेट्स जो है उसको सौंप दिए। एंड देन उसने बिहार के दीवान सिताब राय की हत्या कर दी। ही गॉट बिहार दीवान सिताब राय मर्डर्ड। तो उसने सिताब राय की हत्या कर दी। तो ये बेसिकली 4 स्टेटमेंट है। इस 4 में से अगर हमें ढूंढना है क्या, तो असत्य, यानी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या फॉल्स है, इसको ढूंढना है। तो अगर इस स्टेटमेंट में जाएंगे तो हुआ ये था कि जो मीर जाफर था वो कठपुतली नवाब होता था, बट मीर कासिम कठपुतली नवाब नहीं बनना चाहता था। दैट्स वाई उसने बहुत सारे चीज़ें चेंज करना शुरू किया। उसी चेंजेस में से इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, पहला कि उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर दी। उसने अपने जो सेना थी उसको यूरोपियन सिस्टम पे प्रशिक्षित करने का प्रयास किया और उसके लिए एक व्यक्ति उसने रखा था जिसका नाम कभी कभी पूछा जा सकता है, गुरगिन खां। दैट्स कॉल्ड गुरगिन खां। गुरगिन खां वह आदमी था जिसको ये टास्क दिया गया था कि तुम यहां पर प्रशिक्षण दोगे। देन अंग्रेजों को नवाब बनने के बाद उसने मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान दिए थे। ये बिल्कुल सही है कि जब उसको राजा बनाया गया था, मीर जाफर के बदले में नवाब बनाया गया था, तो वो खुश होकर के ब्रिटिशर्स को ये गिफ्ट देता है। एंड देन लास्ट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिताब राय जो है ये बाद में आता है जब यहां पे द्वैध शासन लागू किया जाता है, तब सिताब राय की एंट्री होती है। इस समय जो यहां पर बिहार का दीवान या नायब दीवान जिसको कहा जा सकता है या नायब सूबेदार कहा जा सकता है, वो उस समय राम नारायण था, जिसने बेसिकली आय व्यय का विवरण नहीं दिया था, टैक्स सिस्टम के बारे में जानकारी जो है वो नहीं दी थी। तो राम नारायण की उसने क्या की थी, हत्या करवा दी थी। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और किसकी हत्या कराई थी, अगर ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या करवाई थी। ठीक है, मीर कासिम गॉट बिहार डिप्टी सूबेदार राम नारायण किल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी वो बिहार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहता था। इसी कारण से गुस्से में आकर के जो है उसने हत्या कर दी थी राम नारायण की। तो सिताब राय का नहीं याद रखना है। सिताब राय कहां आएगा, जब बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था तो बिहार में टैक्स वसूली करने के लिए सिताब राय को टास्क दिया गया था। तो ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है सिताब राय से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, द्वैध शासन में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त था। स्टेटमेंट 1, द ब्रिटिश हैड सिविल दीवानी राइट्स ड्यूरिंग डुअल रूल या डायरकी सिस्टम। सेकेंड जो है वो है, इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्राप्त हो गया। द ब्रिटिशर्स हैड दीवानी एंड क्रिमिनल राइट्स आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो इलाहाबाद की ट्रीटी जो है वो 1765 में हुई थी और उसमें कई अधिकार ब्रिटिशर्स को दिए गए थे। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम जो है वो ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया और उस दौरान उनको जो है स्पेशली दीवानी राइट्स यानी सिविल राइट्स मिले थे। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड आते हैं स्टेटमेंट कि इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को दीवानी और फौजदारी राइट्स दिए गए। तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर ओनली दीवानी राइट्स जो है वो दिया गया था, फौजदारी राइट्स जो है वो नवाब के पास था और फौजदारी राइट्स ब्रिटिश जो है वो लेना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने नहीं लिया था। तो फौजदारी राइट्स जो है यहां पर यानी क्रिमिनल राइट्स उन्होंने नहीं लिया था। तो ओनली 1 इज करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई बंदोबस्त का प्रावधान नहीं था।
तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के सेटलमेंट यूज किए थे, परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी सेटलमेंट यानी रैयतवारी बंदोबस्त, और तीसरा महालवारी सेटलमेंट यानी महालवारी बंदोबस्त। तो उसमें से परमानेंट सेटलमेंट की कौन सी खासियत नहीं थी, यानी कौन सा इसमें से प्रोविजन नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां नहीं वाला पूछ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन इसमें से 4 है, 3 में सही होगा, 1 में गलत होगा, तो आपको वही ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भूमि का स्वामी जमींदार थे, द ऑनर ऑफ द लैंड वाज द जमींदार, तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप पढ़े होंगे। सेकेंड आता है कि लगान की दर अस्थाई थी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और अगर आप इसमें से सारे स्टेटमेंट में नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ें। जिसमें 100% श्योर है उसको टिक कर ले, जिसमें 50% श्योर है उसको छोड़ दे, और अपने आप लास्ट में आपका आंसर दिखने लगेगा। तो सेकंड कहता है कि लगान की दर अस्थाई थी, तो चूंकि इसका नाम ही अस्थाई बंदोबस्त था तो इसलिए इसमें रेट जो है वो परमानेंटली फिक्स किए गए थे। सेकंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बर्मा में इसे लागू किया गया था। और फोर्थ, इसमें भूमि हस्तांतरणीय बना दिया गया था। इन दिस लैंड वॉज मेड ट्रांसफरेबल, तो यानी लैंड ट्रांसफरेबल क्यों किया गया था, क्योंकि जमींदार क्या करते थे कि यदि कोई लगान नहीं देता था तो उसके लैंड को लेकर के ट्रांसफर करके किसी और को शिफ्ट कर दिया जाता था। तो यानी लैंड इज ट्रांसफरेबल इन परमानेंट सेटलमेंट। और अगर थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं तो थर्ड वाला पॉइंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा मैप को ध्यान रखना है। मैप सिर्फ ध्यान रखेंगे, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये जो सेक्टर देख रहे हैं, इसमें से जो बिहार का सेक्टर था, बंगाल का सेक्टर था, इसी हिस्से में बेसिकली अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लागू किया गया था, जो उस पीरियड में भारत का 19% था। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें रैयतवारी सिस्टम की, तो ये जो साउथ इंडिया का जो पार्ट था, यानी महाराष्ट्र से लेकर के मद्रास तक, इस एरिया में रैयतवारी सिस्टम था। इसके अलावा असम का सेक्टर और इस तरफ बर्मा का सेक्टर, इन सभी में रैयतवारी व्यवस्था स्थापित की गई थी। और जो साउथ मिडिल का, यूपी का और पंजाब का ये जो क्षेत्र था, यहां पर महालवाड़ी सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था। और महालवाड़ी सिस्टम जो है ये भारत के 30% एरिया में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो जो रेस्ट बट गया 51%, यानी सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में कौन सा सिस्टम लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। तो चूंकि यहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था कि कहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो यहां तक तो ठीक था, बट इसने कहा कि असम और बर्मा, तो असम और बर्मा में रैयतवाड़ी सिस्टम था, ना कि अस्थाई, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना था, और यहां पर ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज यहां पर जो एरिया बताए गए हैं वो एरिया परमानेंट सेटलमेंट से मैच नहीं करता है। दूसरा, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, कार्नवालिस ने। कब लागू किया था, 1793 में। इसका मसौदा यानी इसका जो कह सकते हैं कि एक परफॉर्मा किसने तैयार किया था, तो जॉन सोर ने 1790 में तैयार किया था। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, और होपफुली आप लोग ऑब्जेक्टिव में इसको अच्छे से देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शंस आपके सामने है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 to 46, अमृतसर की संधि 1809, त्रिपक्षीय संधि 1838, और सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1849-50। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये 1845 to 46 हुआ था, ये बिल्कुल सही है। जब रंजीत सिंह पंजाब में राजा थे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी की थी जिसको कहा जाता है अमृतसर की संधि, और इस ट्रीटी में बेसिकली सतलज रिवर को बॉर्डर क्रिएट किया गया था, और इसी सतलज रिवर के उत्तर वाले पार्ट को सिखों का और दक्षिण वाले पार्ट को अंग्रेजों का क्षेत्र मान लिया गया था। सेकेंड आते हैं त्रिपक्षीय संधि, ये 1838-39 में हुआ था, ये भी सही है। इस संधि में क्या हुआ था, नाम ही है क्या, त्रिपक्षीय, यानी जो है कह सकते हैं त्रिपक्षीय का मतलब होता है तीन पार्टी। तीन पार्टी इसमें कौन कौन थे, तो तीन पार्टी में क्या हुआ था कि अफगान का एक शासक था जिसका नाम था शाह शुजा, तो शाह शुजा को वहां से भगा दिया गया था। तो शाह शुजा भारत आया और उसने पंजाब के राजा रंजीत सिंह से मदद मांगी।
और रंजीत सिंह ने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे, और दूसरी तरफ उसने कहा कि ब्रिटेन से भी मदद मांगी। तो इस तरह से ये तीन पार्टी मिलकर के एक संधि करता है 1838 में। इसी संधि को कहा जाता है त्रिपक्षीय संधि। बट इसमें जो चौथा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये आंग्ल सिख युद्ध 1849-50 में नहीं हुआ था, बल्कि ये 1848 और 49 में हुआ था। और इस युद्ध में ही बेसिकली पंजाब जो है वो हार जाते हैं। इस समय राजा जो थे वो पंजाबों के कौन थे? दलीप सिंह थे, और उनकी जो माता थी रानी जिंदल, वो बेसिकली रूल कर रही थी पूरे पंजाब क्षेत्र पे। इसी युद्ध में हार जाने के बाद दलीप सिंह को ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और महारानी जिंदल को भी पेंशन दे करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और इस तरह से ये जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका डेट मैच नहीं करता है। इस तरह से इसमें ढूंढना यही था कि कौन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। तो यदि आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ईजिली आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अवध के संबंध में बताइए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जो न्यूली स्टेट्स थे उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट था अवध। तो अवध के बारे में हमें यह ढूंढना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला असत्य और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अवध की स्थापना सआदत खान ने 1722 में की। अवध वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सआदत खान इन 1722। सेकेंड स्टेटमेंट है 1801 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार की। अवध एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस या सब्सिडियरी टीटी इन 1801। थर्ड स्टेटमेंट है अवध पर कुशासन का आरोप आउट्रम ने लगाया था। आउट्रम एक्यूज्ड अवध ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अवध पे आरोप किसने लगाया? आउट्रम ने। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज 1856 में वाजिद अली को रंगून भेज दिया गया। वाजिद अली वाज सेंट टू रंगून इन 1856। तो यदि चारों स्टेटमेंट्स को अवध के रिगार्डिंग देखेंगे तो अवध जो है वो आधुनिक में उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश का पुराना कहानी किससे शुरू जुड़ा हुआ है? अवध से। तो ये जो क्षेत्र था ये पहले मुगलों का हुआ करता था, और मुगलों से ही अलग होकर के सआदत खान ने इसे एक स्टेट के रूप में 1722 में एस्टेब्लिश किया। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एकदम 100% करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं कि अवध ने 1801 में अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली, सब्सिडियरी ट्रीटी के ये मेंबर बन गए। ये भी बिल्कुल सही है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अवध पर कुशासन का आरोप आउट्रम ने लगाया। तो आउट्रम क्या था? तो आउट्रम उस समय जो है वो अवध के दरबार में रहता था और एक ब्रिटिश रेजिडेंट था, और उसी ब्रिटिश रेजिडेंट ने एक रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को की कि यहाँ पर शासन ठीक नहीं चल रहा है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और इसी के गुस्से में आकर के या इसी को आधार बना करके उस समय डलहौजी ने एक तरीका ढूंढा कि कैसे अवध को मिलाया जाए। तो इसको उन्होंने तरीके के रूप में यूज किया और वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया, और 1856 में अवध को मिला लिया गया। जिस समय वाजिद अली शासक थे, ये भी सही है, लेकिन उन्हें रंगून भेजा गया, ये गलत है, क्योंकि उन्हें यहां से हटा करके कलकत्ता भेज दिया गया था। तो यानी ये एक वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यानी आपको अलग अलग स्टेटमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। और इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया, और इसी कारण से जब 1857 का वार होता है और 1857 की क्रांति होती है, देन जो बेगम हजरत महल है वो अवध के लीडर के तौर पे इसमें पार्टिसिपेट करती है अपने पति के बदले में, क्योंकि उनके हस्बैंड को क्या किया गया था? वहां से हटा करके कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये अवध से रिलेटेड पॉइंट याद रख सकते हैं कि उनको कहां भेजा गया था? तो कुशासन का आरोप लगाया गया था और उन्हें जो है कलकत्ता भेज दिया गया था। तो वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, और इसी कारण से अवध को जो है ब्रिटिशर्स ने मिला लिया था। नेक्स्ट आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर थी। स्टेटमेंट 1, द मराठा एम्पायर वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बालाजी बाजीराव। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बाजीराव सेकेंड के समय मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। द मराठा एम्पायर कोलैप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव सेकेंड। तो दोनों स्टेटमेंट में अगर देखें तो जो लीडर्स थे मराठा के, उसमें से पहला आते हैं बालाजी विश्वनाथ जो फर्स्ट पेशवा थे, सेकेंड बाजीराव फर्स्ट, एंड थर्ड आते हैं बालाजी बाजीराव। और थर्ड पेशवा के पीरियड में ही बेसिकली मुगल से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ था। और कहा भी जाता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उड़ीसा में कटक और उत्तर में अटक,
यहां तक क्या हो गया था, ये साम्राज्य फैल गया था। और दूसरी ओर इस तरफ दिल्ली में भी बेसिकली मराठा प्रभाव ही था और यहां से मराठा जो है शासन करते थे इस पूरे एरिया पे। तो यानी ये पूरा एरिया, भारत का मैक्सिमम एरिया जो है वो मराठों के अंदर था। ये किसके पीरियड में हुआ था, तो बालाजी बाजीराव के पीरियड में हुआ था। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट की ओर आते हैं। बाजीराव सेकेंड के समय में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, मराठा एम्पायर कोलैप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव सेकेंड। तो बाजीराव सेकेंड के टाइम में ही थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ, तो बाजीराव सेकेंड के समय में, और इसी कारण से ये कोलैप्स हो गया था। एंड देन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है और ये मराठा रीजन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दुआर युद्ध का संबंध है। दुआर वार इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस है आपके सामने, आंग्ल भूटान, आंग्ल नेपाल, आंग्ल बर्मा, आंग्ल तिब्बत। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो नेबरिंग स्टेट्स थे, नेबरिंग कंट्री थे, उनके साथ ब्रिटिश के कई युद्ध हुए थे, उसमें से जो दुआर युद्ध है ये भूटान से रिलेटेड है। ये एक बॉर्डरिंग स्थान था जहां पर भूटान और बर्मा का युद्ध हुआ था, सॉरी भूटान और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था और इसीलिए इसको दुआर वार भी कहा जाता है। दुआर वार जो है ये लगभग 1864 में हुआ था और उसके अगले साल 1865 में एक संधि हुई थी, सिंचुला की संधि। तो ये दोनों पॉइंट जो है यहां से इंपॉर्टेंट है और यही स्पेशली क्वेश्चन में आता है। तो 1864 में आंग्ल भूटान युद्ध हुआ था जिसको स्पेशली कहा जाता है दुआर वार। एंग्लो भूटान इज कॉल्ड दुआर वार। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी अगले साल उसको कहते हैं सिंचुला की संधि। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ सकता है कि इस युद्ध का अंत किससे हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ सिंचुला। और ये कब हुआ था, तो 1865 में हुआ था, जस्ट नेक्स्ट ईयर ऑफ वार। तो अगले साल इसका संधि हुआ था। तो दुआर युद्ध और सिंचुला संधि ये दोनों रिलेटेड है किससे, भूटान और बेसिकली अंग्रेजों के युद्ध से। नेक्स्ट आता है असत्य कथन चुने, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन इसमें से गलत है। पहला स्टेटमेंट आता है, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। द एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट वाइज दिए हैं और ये क्वेश्चन डाला है कि कौन सही है कौन गलत है। ये इसलिए डाला गया है क्योंकि इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन से आपके 3 4 5 फैक्ट आपको याद हो जाएंगे और रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही फैक्ट आप सीख पाते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को ज़्यादा डाला गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को आपको रिवीजन कराया जा सके। तो देन आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। सेकंड, नेपाली सेना का नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था। सुगौली संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ था और संधि के बाद कश्मीर क्षेत्र भारत को मिल गया था। द एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। द Nepalese army was led by Amar Singh Thapa. The war ended with the Treaty of Sugauli. Under the treaty, India received the Kashmir region. तो अगर हम लोग ये पूरा पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये जो एंग्लो नेपाल वार था, ये एंग्लो नेपाल वार या आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये बेसिकली 1814 से 16 के बीच में हुआ था और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का पीरियड था 1813 से लेकर 23 का। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि इसमें चूंकि नेपाली जो सेना थी उसका लीडरशिप किसने किया था, तो अमर सिंह थापा ने किया था। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि सुगौली की संधि 1816 में हुई थी जो बेसिकली बिहार के पूर्वी चंपारण में पड़ता है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न में आ सकता है कि सुगौली कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण इस चंपारण के अंतर्गत आता है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग क्योंकि संधि के बाद कश्मीर का क्षेत्र नहीं मिला था, ये उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र मिला था जिसको हम लोग कहते हैं गढ़वाल, कुमाऊं, कुछ तराई क्षेत्र मिला था और इसके अलावा सिक्किम का कुछ हिस्सा जो है ये भारत को मिला था। तो इस तरह से बेसिकली जो नेपाल युद्ध है वो ब्रिटिश के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें क्या क्या मिला था इसी से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि कश्मीर से रिलेशन नहीं था किसी भी तरह से नेपाल का रिलेशन उत्तराखंड से था और उत्तराखंड के कई जो रीजन्स थे वो ब्रिटिश ने ले लिए थे और वो ब्रिटिश को कहाँ से मिला था, तो नेपाल से ही मिला था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला आते हैं आंग्ल तिब्बत युद्ध,
अंग्रेज और तिब्बत के बीच युद्ध जो है 1903-4 में हुआ। सेकेंड, फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध 1924-26। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1849-50। तो ये जो युद्ध का जो टाइमिंग दिया गया है, इसमें से कौन सही मैच नहीं करता है। तो यदि हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स ने अपने पड़ोसी राज्यों से कई युद्ध किए थे, जिसमें से ये पहला बिल्कुल सही है कि एंग्लो तिब्बत वार जो है ये 1903-4 में हुआ था, जब कर्जन था और कर्जन के पीरियड में यंग हस्बैंड ने इसको लीड किया था और तिब्बत को जिताया था। देन फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार जो है वो 1824-26 में हुआ था, जब उस पीरियड में फ्रांसीसी खतरा जो है इस सेक्टर से बढ़ रहा था, बर्मा सेक्टर से, तो ये हुआ था। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध ये जो है डलहौजी के पीरियड में हुआ था। और लास्ट है फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये 1849-50 में नहीं हुआ था, ये आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1839 से 42 यानी इस पीरियड में ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और इसका सही मैच नहीं करता है। बात करें अफगान के साथ वार की, तो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 हुआ था। सेकेंड अफगान युद्ध जो है वो 1878 से 80 में हुआ था और थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 में हुआ था। तो जो नेबरिंग स्टेट है उनके साथ हुए जो वार हैं उनको भी थोड़ा डेट लाइन के साथ, उसके इम्पैक्ट के साथ, उसके रीजन के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी एक दो प्रश्न क्या होते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जैसे ही दिमाग में आए पूरा चित्र क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा पॉइंट सिराजुद्दौला से रिलेटेड है। देन आते हैं फर्स्ट, 1756 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शीद कुली खां 1756 सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सेकेंड आता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर के विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग रेवेन्यू बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। थर्ड, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला फाउट द बैटल ऑफ पलासी विथ रॉबर्ट क्लाइव इन 1757। तो यहां पर अगर हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं सत्य कथन, यानी जो ट्रू स्टेटमेंट है इसको ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1756 ठीक है, मुर्शीद कुली खां गलत है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अली वर्दी खां होगा। बेसिकली अली वर्दी खां के मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला लीडर बना था। तो यानी पहला स्टेटमेंट हमें पता चल गया कि गलत है। तो यानी एक स्टेटमेंट तो हमें मिल गया, अब उसके बेस पे इधर भी ढूंढ सकते हैं, बट हम और स्टेटमेंट देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट आता है देयर वाज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग रेवेन्यू बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। तो क्या होता था कि जब अली वर्दी खां जो है वो लीडर था, तो उस पीरियड में भी ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो 1717 का जो फरमान है उस फरमान को वो अप्लाई करे और वहां पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, और नवाब भी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। तो यानी एक प्रकार का ट्रेड डिस्प्यूट था, और वह ट्रेड डिस्प्यूट भी बेसिकली किससे रिलेटेड था, तो रेवेन्यू से ही रिलेटेड था। थर्ड आते हैं सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। तो ये तो 100% सही है, तो यानी थर्ड बिल्कुल सही है। तो तीसरा हम लोग चूज करेंगे, तो तीसरा 1 के साथ है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 1 गलत है। तीसरा 1, 2, 3 के साथ है, ये भी नहीं होगा। केवल 2 है तो ये नहीं होगा। तो यानी अगर हमें सेकेंड स्टेटमेंट पे डाउट भी रहता तब भी हम सही उत्तर ढूंढ सकते थे कि सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो इस तरह से आपको कई बार ऑप्शन के बेस पे भी आपको आंसर चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, और उसी के बेस पे आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एराइजिंग आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध के बाद क्या हुआ और कैसे कंडीशंस आए। पहला आता है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। The company did not take over the administration of Bengal because its main objective was to expand trade.
यानी वो सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। सेकंड है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो आफ्टर प्लासी ये तो जरूर हुआ था कि उन्होंने केवल जो है दीवानी राइट्स लिए थे और किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स लेने से मना कर दिया था। और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि भी हुई थी बाद में बक्सर के बाद, तब भी उन्होंने सिर्फ दीवानी राइट्स ही लिए थे। तो इट मींस ये पहला स्टेटमेंट सही है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से बचना चाहते थे, बिकॉज टू कॉस्टली, टू रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए वो ये आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको उन्होंने नहीं लिया। सेकंड, सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नहीं बनाया गया था, बल्कि मीर जाफर को बनाया गया था। तो कई बार ये छोटे छोटे आपको जो पॉइंट है इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा करके गलत करने का प्रयास किया जाएगा। एंड देन लास्टली आपको क्या देखना है कि क्या ढूंढना है, तो असत्य कथन ढूंढना है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? सेकेंड वाला। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज इनकरेक्ट। तो आपका जो कभी कभी ये भी होता है कि आप सही उत्तर ढूंढ लेते हैं और यहां पढ़ते ही नहीं है कि सही ढूंढना है या गलत, तो ये जरूर ध्यान देना है। तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर। पहला है, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस ओनली बिटवीन द ब्रिटिश एंड मीर कासिम। आपको पता है कि 1764 में ये बैटल हुई थी और इसमें तो 3 राजा शामिल थे। एक तरफ से बंगाल से भागा हुआ नवाब या हारा हुआ नवाब मीर कासिम, सेकंड उसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर था वो था मुगल, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट लीडर था वो अवध। तो इस तरह से जो है वो तीनों के बीच में हुई थी। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो पहले ही पता चल गया कि ये इनकरेक्ट है। सेकंड कहता है, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दी। यानी ये बात हो रही है 1765 के इलाहाबाद ट्रीटी की। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द मुगल एम्परर गेव सिविल एंड कमर्शियल राइट्स ऑफ बंगाल टू द कंपनी। तो बेसिकली बंगाल के कंपनी को जो है वो स्पेशली सिविल राइट्स दिए गए थे, फौजदारी राइट्स यानी क्रिमिनल राइट्स नहीं दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने लेना नहीं चाहा था। तो इस तरह से अगर दोनों स्टेटमेंट में देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं। और आपको यहां क्या ढूंढना है? सत्य, यानी ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो दोनों के दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नाइदर 1 और नॉट 2, यानी ना तो 1 और ना 2, दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, इससे भी आपको चीजें क्लियर होंगी। और जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। हो सकते हैं कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि 70 बीपीएससी में तो सर फैक्चुअल प्रश्न आए थे, आप फैक्चुअल रिवीजन करा दीजिए। तो चूंकि यही सब पॉइंट बाद में जाके आपका क्या हो जाएगा, फैक्चुअल यहीं से निकलेंगे, फैक्चुअल कोई अलग से नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा क्वेश्चन अगर आप बना के रखेंगे तो टफ भी एग्जाम में आएगा तो आपको इजी लगेगा, बट इजी बना के जाएंगे और टफ आ गया तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो ज्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे करना चाहिए, कह सकते हैं कि कथन वाले प्रश्न पर करना चाहिए, और फैक्चुअल क्वेश्चन को भी देखना चाहिए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि कैसा एग्जाम हो जाए, बट दोनों को बैलेंस लेकर के चलना चाहिए और ज्यादा इनको करना चाहिए, क्योंकि यहां से आप फैक्चुअल क्वेश्चन बना सकते हैं बट फैक्चुअल से यहां नहीं आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सब्सिडियरी अलायंस या सब्सिडियरी ट्रीटी। तो सब्सिडियरी ट्रीटी क्या होता था? तो ये एक प्रकार का संधि था जो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने शुरू किया था? तो वेलेस्ली ने इसे शुरू किया था। और इसे कब शुरू किया था? तो जब वो भारत में गवर्नर के रूप में आया तो उसने इसको शुरू किया था, और सबसे पहला जो उसने ट्रीटी किया था तो 1798 में किया था। तो इस तरह से माना जा सकता है कि इसी पीरियड में वेलेस्ली ने जो है इसको शुरू किया था। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। द प्रिंसली स्टेट्स दैट्स एडॉप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस डिड नॉट हैव द राइट टू मेंटेन देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्मी। यानी जो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लेता था उसको अपनी सेना नहीं रखनी होती थी। सेकेंड आता है, सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। द प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस वेयर गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी। तो ये ट्रीटी का एक मेन पार्ट था कि आपके बदले में सेना ब्रिटिश रखेगी, बट जब भी जरूरत होगी तो आपको ब्रिटिश जो है सेना प्रोवाइड करेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, बट ट्रीटी का ये मेन प्रोविजन था। थर्ड प्रोविजन आते हैं, सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। इसका मतलब यह होता था कि जैसे स्टेट कई बार
जो ट्रीटी के तहत उनको कई बार सेना का खर्च चुकाना होता था, बट वो नहीं दे पाते थे, तो उसके बदले में क्या करते थे, कोई मार्केट, कोई क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश को सौंप देते थे कि ठीक है यहां से आप ट्रेड कीजिए और उसी से हमारा जो टैक्स है वो फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों जो है ये सब्सिडियरी ट्रीटी के अंतर्गत ये तीनों ही रूल आते थे। तो यहां पर ढूंढना है सत्य, ट्रू स्टेटमेंट, तो यानी 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहां पर सही दिखाई दे रहे हैं और सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड है। तो सब्सिडियरी अलायंस मैंने बार बार पढ़ाया हुआ भी है, तो आप उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे यदि आपके पास समय हो तो। नेक्स्ट आते हैं 1799, टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आउटकम ऑफ टीपूज डिफीट इन 1799। तो 1799 में क्या हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था और इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान हार जाता है और टीपू सुल्तान को हारने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आइए इसको देखते हैं। पहला कहता है कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। टीपू वाज किल्ड वाइल डिफीटिंग एट डिफेंडिंग एट श्रीरंगपट्टनम, यानी श्रीरंगपट्टनम उसके क्षेत्र की राजधानी थी, कैपिटल थी, तो उसी को बचाने में वो मारा गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है वाडियार के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। द पावर ऑफ मैसूर वाज हैंडेड ओवर टू वाडियार डायनेस्टी, जो कि एक्चुअल डायनेस्टी हुआ करता था मैसूर का। और थर्ड है मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर, तो ये भी 1799 में थोप दी गई थी। तो इस तरह से अगर आप सारे स्टेटमेंट देखेंगे तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए 1799 में वो मारा गया था। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि उसके बाद जो है वाडियार वंश का एक राजा था कृष्ण, और उसी कृष्ण को है बेसिकली मैसूर का जो है शासक बनाया गया। और थर्ड स्टेटमेंट ये था कि मैसूर पर सहायक संधि 1799 में लागू कर दी गई। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें सही ही ढूंढना है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। बाय हुम वाज द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। ये कई बार क्वेश्चन आता है, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने अलग अलग फेज में अलग अलग तरह की पॉलिसी लागू की। जैसे इनिशियल फेज में उन्होंने क्या किया कि डायरकी डुअल सिस्टम में एस्टेब्लिश किया। देन उन्होंने एक घेरे की नीति अपनाई, रिंग ऑफ फेंस। फिर उन्होंने एक सब्सिडियरी ट्रीटी की नीति अपनाई। और जब वो काफ़ी पावरफुल हो गए और जब उन्हें लगने लगा कि मेरे हाथों में काफ़ी पावर है, ब्रिटिश पावरफुल फील करने लगे, देन उन्होंने एक सुपरमेसी का जो है एक थ्योरी लेकर के आए और उसी दौरान उन्होंने क्या किया, अलग अलग राज्यों को जीतना शुरू किया। तो ये जो ट्रीटी, ये जो नीति या पॉलिसी स्थापित हुई थी, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीरियड में स्थापित हुई थी, क्योंकि कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली इनके समय में थोड़ा पीसफुल सिचुएशन बनाने का प्रयास किया गया था। तो यानी ये ऐसी पॉलिसी थी जिसमें कोशिश ये की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से संधि कर ली जाए, उनसे लड़ा ना जाए और एक तरह से सुरक्षा की नीति चलाने की कोशिश की जाती थी। बट लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आया तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का पीरियड जो है 1813 से लेकर 23 है। इस पीरियड में उसने खूब लड़ाइयाँ ली, लाइक उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध लड़ा, मराठा के साथ युद्ध लड़ा। तो ये जो पीरियड था, ये ऐसा पीरियड था जब वो ब्रिटिश के शासन को काफ़ी ज़्यादा फैलाने का प्रयास करते हैं और इसी पीरियड को बेसिकली एक ऐसा पॉलिसी पीरियड माना जाता है जिस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं महालवारी सिस्टम। महालवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ महालवारी सिस्टम। तो बेसिकली ये सब जो पॉइंट होते हैं इसको याद रखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, गवर्नर जनरल का पीरियड याद होना चाहिए। तो ब्रिटिश ने 3 तरह के रेवेन्यू सिस्टम लागू किए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट। तो महालवारी सेटलमेंट अभी मैंने बताया था कि ये स्पेशली मिड पार्ट और वेस्ट पार्ट में जो है इसे लागू किया गया था और ये लागू हुआ था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1822 में जब इसको लागू किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने लागू किया था। अगर ये पूछा जाता कि हु इंप्लीमेंटेड तो फिर आंसर क्या होता, हॉल्ट मैकेंजी। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गवर्नर जनरल एट द टाइम। तो एट द टाइम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, बिकॉज लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो पीरियड है वो 1813 से लेके क्या है 23 है और ये इंप्लीमेंट कब हो रहा है
1822, तो यानी इसी के पीरियड में ये लागू किया गया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महालवारी सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महालवारी सिस्टम। तो इन क्षेत्रों में जो महालवारी सिस्टम लागू हुआ उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। अलेक्जेंडर रीड अप्लाइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। दिस अरेंजमेंट वाज मेड विद द महाल विच वाज ए ग्रुप ऑफ विलेज, यानी ये एक प्रकार का विलेज के साथ जो है वो कह सकते हैं कि बॉन्डिंग था। लाइक स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के साथ जैसे किया जाता था वैसे ही यहां पे महाल के साथ ट्रीट किया जाता था। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। यानी इसमें क्या किया जाता था, रकम को फिक्स किया जाता था, बट ये फिक्स नहीं होता था जैसे परमानेंट सेटलमेंट में एकदम फिक्स होता था, बट यहां पे वो ऐसा फिक्स नहीं होता था। यहां हर 10 साल 20 साल पे क्या होता था, चेंज किया जाता था और समय समय पे चेंज हो सकता था। द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग इट कलेक्टिवली ऑन द महाल। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये कलेक्टिवली ये दिया जाता था, बट यहां पर जो है ये रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, ये वाला पॉइंट यहां पर गलत लग रहा है कि यहां पर रकम जो है वो निश्चित कर दी जाती थी, निश्चित नहीं की जा सकती थी। और पहला अगर पॉइंट पे जाए तो पहला भी गलत है क्योंकि कर्नल रीड की बात हो रही है, अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड जो है ये बेसिकली कौन है, तो इसने लागू किया था रैयतवारी सिस्टम, और यहां क्या पूछा जा रहा है, महालवारी सिस्टम। तो महालवारी सिस्टम से अलेक्जेंडर रीड का कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ तो जिसमें 1 है वो आपको क्या करना है, हटा देना है। देन आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली 2 इज करेक्ट। तो इस तरह से कई बार आप अगर थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूज भी है तो आप जाके सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो आपको इसके लिए थोड़ा 1-2 जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से कम एक स्टेटमेंट पे अच्छा पकड़ होना चाहिए कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, 100% श्योर हूं मैं। क्योंकि इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि हॉल्ट मैकेंजी वाज स्टार्टेड महालवारी सिस्टम, तो महालवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी था, यहां पे क्या आ गया, कर्नल रीड। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज्यादा आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पकड़ जो है वो एग्जाम पे मजबूत होगा। क्योंकि पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई आप कर लेते हैं दबाव में, ग्रुप में, समूह में, ऑनलाइन में, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं देन आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि आप फंसेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रैयतवारी व्यवस्था के संबंध में। अभी हम लोगों ने महालवारी सिस्टम देखा, उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट देखा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रैयतवारी सिस्टम। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाए तो उसको अंडरलाइन कर ले कि क्वेश्चन में किस पर क्वेश्चन आया। कई बार क्या होगा, यहां पढ़ेंगे रैयतवारी और माइंड में आएगा परमानेंट सेटलमेंट, देन आप जाएंगे ऑप्शन को पढ़ने और उस तरह से गलती हो जाएगी। तो इसलिए जब भी पढ़ें तो उसको अंडरलाइन करें कि क्या पढ़ रहे हैं। सेकेंड, इसमें आते हैं ऑप्शंस की ओर। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड फर्स्ट इंप्लीमेंटेड दिस सिस्टम, बिल्कुल सही है क्योंकि ये रीड ने जो है बेसिकली 1792 में इसको एस्टेब्लिश किया था सबसे पहले, और इसने मद्रास के क्षेत्र में यानी साउथ इंडिया में इसको सबसे पहले बार इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया गया था। सेकंड, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया। Arrangements to collecting land revenue were made directly from the rayats other than from any institution and landowners। तो बेसिकली किसी अन्य से ना करके इसमें जो कलेक्शन है रेवेन्यू का वो रैयत से किया जाता था, और इसी के कारण इसका नाम भी पड़ा था रैयतवाड़ी सिस्टम, बिकॉज इसमें डायरेक्टली बॉन्डिंग क्रिएट किया जाता था ब्रिटिश एंड रैयत के बीच में। तो रैयतवाड़ी सिस्टम इसी से नाम निकल के आया। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा, हमें पूछा जा रहा है सत्य कथन चुनिए, तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो गए, सही है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम यदि आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से आप बना सकते थे। नेक्स्ट आते हैं 24। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू
इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और इधर मराठा। तो मराठा इस समय बालाजी बाजीराव, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे ज्यादा मराठा रीजन किसके समय में फैला था, तो बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा था, इवन उसका प्रभाव मुगल पे था, और मुगल पर पहले प्रभाव अहमद शाह अब्दाली का था। उसने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली के जो वहां पे कह सकते हैं कि सेनापति था, उसका दीवान था, उसको वहां से हटा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, और वो फिर चला गया पंजाब में। देन मराठा पंजाब में पहुंच गए, और पंजाब से भी उसने पूरी तरह से अब्दाली के सिस्टम को शिफ्ट कर दिया और अपना जो है कंट्रोल कर लिया। और यही बात अब्दाली को पसंद नहीं आई कि मेरे बने बनाए रेवेन्यू सिस्टम को, मेरे शासन को वहां से हटा दिया गया। तो यानी जो रीजन था, इमीडिएट कॉज, वो यही था कि वो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। तो सबसे इमीडिएट कॉज ये था। सेकेंड कॉज में अगर बात करें तो पावर की लड़ाई थी कि पावर, ये मराठे जो है अपना पावर दिखाना चाहते थे और अब्दाली वो अपना पावर दिखाना चाहता था। तो इसी कारण से ये हुआ था। बट इमीडिएट कॉज के रूप में है, ही वांटेड टू द एक्सपल्सन ऑफ हिज वायसराय तैमूर शाह फ्रॉम द लाहौर बाय मराठास। तो वो बदला लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था, और उसी के कारण जो है ये सब कुछ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बेसिकली मराठा के पेशवाज हैं और पेशवाओं को क्रम से सजाना है। तो इसमें पेशवा के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसको बना सकते हैं कि पेशवा में जो सबसे पहले पेशवा आए थे वो कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे, जो साहू जी महाराज के आए थे। और फिर बाद में विश्वनाथ के बाद जो है उनका बेटा आता है बाजीराव फर्स्ट, देन बाजीराव फर्स्ट के बाद आता है बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद माधवराव, और इस तरह से वो सीक्वेंस है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड याद रख सकते हैं, ये 1713 से लेकर के 20 तक बनते हैं, ये 1720 से 40 तक, सॉरी तो इस तरह से अगर आपको डेट टाइम थोड़ा सा याद होगा तो आप इजीली उसको जो है मैच कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि डेट याद हो, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद होगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। और सही कूट चुनना है तो सबसे पहले तो ये पता है कि अगर पहला नंबर पता है कि बालाजी विश्वनाथ होगा तो यानी सी नंबर पहले आएगा, यानी ये तीसरा नंबर पहले आना चाहिए। तो तीसरा नंबर एक में ही पहला है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भी तैयारी है, तो उसके बेस पे भी आप एक नंबर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको चारों के डेट याद होने चाहिए, डेट नहीं भी याद रहेगा तब भी आप चाहेंगे तो उसको इजीली बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा रिवीजन हो, थोड़ा टॉपिक पढ़ा हुआ हो। तो इसीलिए मैंने बताया कि एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए जो टॉपिक दिया जाता है कम से कम उसको दिन में एक बार देख लेना है, ताकि आप जब वो प्रैक्टिस के लिए आए तो आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच, शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिवाजी एंड मुगल एम्परर औरंगजेब। तो पहला ऑप्शन है कि उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को दबाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को नियुक्त किया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जिस समय शिवाजी काफ़ी ज़्यादा साउथ में जो है एक मशहूर और एक कह सकते हैं कि ताकतवर एक शासक के रूप में उभर रहे थे, उस पीरियड में औरंगजेब ने प्लान किया और एक राजपूत राजा को उन्होंने अपॉइंट किया, और वो राजपूत राजा जो थे वो आमेर के थे, और ये उसको बुलाया गया स्पेशली जयसिंह को कि आप जाइए और मराठों को दबाइए। देन जयसिंह भारत के मराठा क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पर वो पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लेते हैं, और देन एक संधि होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई पुरंदर। थर्ड है, परिणाम स्वरूप 1775 में पुरंदर की ट्रीटी हुई। देन कॉन्सिक्वेंटली द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड इन 1675।
तो तीनों स्टेटमेंट में अगर ध्यान देंगे तो लगभग तीनों स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा यहां चेक करेंगे 1675। तो ये क्या था कि 1665 में जो है बेसिकली पुरंदर की ट्रीटी हुई थी। तो यानी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपको आंकड़ों के आधार पे गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और हमें ढूंढना यही है कि गलत कौन सा है। तो यानी ओनली 3 इज इनकरेक्ट। और इस तरह से ये मराठा और औरंगजेब से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको ध्यान रख सकते हैं। इसी संधि के बाद नेक्स्ट ईयर 1666 में मराठा शासक शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में गए थे और वहां औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, बट वो फिर वहां से वापस आ जाते हैं। एंड देन 1670 में फिर से उन्होंने सूरत को लूट लिया था और मुगलों से फिर से युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1674 में शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ में बनाई और अपना राज्याभिषेक कराया, और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की। इन 1674 शिवाजी वाज कनेक्टेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ। कौन सा टाइटल उन्होंने लिया, तो ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि एक जादूनाथ सरकार है जो कि मराठा राइटर के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने बताया है कि मराठा जो क्षेत्र था वो एक प्रकार से हिंदू रीजन के रूप में, हिंदू शासन के रूप में उभर रहा था, और इसी कारण से उन्होंने ये बताया है कि शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू का उद्धारक ऐसा टाइटल उन्होंने जो है ग्रहण किया था, और औरंगजेब के खिलाफ जो है वो आंदोलन को जारी रखा था। और यही कारण है कि इनके बेटे संभाजी ने भी इस आंदोलन को जारी रखा, और संभाजी इस आंदोलन को जारी रखते हैं। और इस रिगार्डिंग आपने एक फिल्म देखी होगी अभी, मूवी छावा, उस मूवी छावा में यही शिवाजी के बेटे संभाजी और फिर मुगलों के बीच जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो बेसिकली हिस्ट्री से ही निकाल करके इस मूवी को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मराठास। पहला है, चौथ भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा था जो मराठों को अब तक दिया जाता था क्योंकि यह मराठा छापों के अधीन नहीं था। चौथ वाज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द मराठा सो फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू मराठा रेड्स। ये क्या था कि अगर कोई मराठा रेड से बचना चाहता था, यानी मराठा उन पर हमले ना करे, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था चौथ, दैट्स कॉल्ड 1/4 टैक्स, यानी आपके टोटल आय का 1/4 देना पड़ेगा, और यही कहलाता था चौथ। तो ये चौथ जो है वो सही है, और ये इसीलिए दिया जाता था क्योंकि अगर वो चाहते थे कि मराठा के रेड से बच जाए। सेकेंड आता है, सर देशमुखी। महाराष्ट्र के उन भूमियों पर 1/2 टैक्स हिस्सा का अतिरिक्त कर था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया। ये सरदेशमुखी बेसिकली वो था कि एक प्रकार का एडिशनल टैक्स और लेवी था जो 1/10 ऑन द लैंड्स ऑफ मराठा ओवर द विच ऑफ द मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स। यानी वैसे रीजन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मराठा क्षेत्र है, अब मराठा क्षेत्र में मराठों को लगता है कि ये वाला हिस्सा मेरा पूर्वजों के टाइम से रहा है और इधर जो है ये बाद में जीता गया है, तो जीता गया है उस टैक्स में सिर्फ टैक्स लगता था, और बट इधर का लगता था कि ये मराठा लैंड है और यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो उनको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड सरदेशमुखी 1/10। और यदि इसके बगल का स्टेट है और वो स्टेट चाहता है कि नहीं हमें मराठा तंग ना करे, मराठा हम पे हमला ना करे, तो इनको 1/4 टैक्स देना पड़ता था, दैट्स कॉल्ड चौथ। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या है, सही है, और हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में बात करें तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूची को मिलान करें। एक तरफ मराठा के सरदार थे जो अलग अलग सरदार ग्रुप में बटे हुए थे, ये सरदार मराठा के अलग अलग क्षेत्र में शासन करते हैं, और दूसरी तरफ वही क्षेत्र है यानी जो मराठा के सरदार रहे और उनका टेरिटरी कौन सा रहा, रीजन कौन सा रहा, उसको मैच करना है। तो मैच करने के लिए जो पहले याद हो, जो क्वेश्चन में आपने कभी पढ़ा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जैसे पावार धार में हुआ करते थे, होलकर इंदौर में हुआ करते थे, गायकवाड़ जो है वो नागपुर में हुआ करते थे, और भोसले जो है वो बड़ौदा में हुआ करते थे। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। ये मराठा सरदार और उनके रीजन, इससे भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे,
और आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैदर अली। हैदर अली के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कौन थे, तो फाउंडर ऑफ मैसूर थे। मैसूर राज्य का बेसिकली मॉडर्न ईरा में किसने स्थापना किया, ब्रिटिश पीरियड में किसने इसको स्थापित किया, तो इसका आंसर क्या है, हैदर अली। हैदर अली ने ही इसको एस्टेब्लिश किया था। तो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, हैदर अली ने अपना कार्य मैसूर राज्य की सेवा में एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। तो हैदर अली बिगेन हिज कैरियर एज ए सोल्जर इन सर्विस ऑफ द मैसूर स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली एस्टेब्लिश ए मॉडर्न आर्सनल इन डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और थर्ड है, हैदर अली प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। हैदर अली इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो अगर तीनों स्टेटमेंट देखते हैं, तो अगर एक एक करके तीनों स्टेटमेंट पे चलते हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हैदर अली ने जब अपना मैसूर राज्य में काम शुरू किया था तो वो एक सैनिक के रूप में आया था। उस समय जो शासक हुआ करता था उसका नाम था चिक्का कृष्णराज, और इसी के समय में ये यहां पर आया और बाद में यहाँ के एक सेनापति थे नंदराज, उसको हटा करके खुद सेनापति बन जाता है और फिर खुद को जो है राजा घोषित कर देता है। सेकेंड, हैदर अली ने फ्रांसीसियों से हेल्प ली थी और 1755 में इन्होंने डिंडीगुल, जो कि मैसूर का क्षेत्र है, वहां पर एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था जिसमें मॉडर्न एज के कह सकते हैं बंदूकें और हथियार रखे गए थे। एंड द थर्ड, हैदर अली ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में जीत दर्ज की थी और ये पहला इंडियन रूलर था या पहला इंडियन लीडर था जिसने ब्रिटिशर्स को हराया था। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहां पे थोड़ा टाइमिंग थोड़ा सा गलत दिख रहा है, 1767 to 69 होता है, बट ये चूंकि ब्रैकेट में है तो इसको आप अंतर नहीं समझ सकते, ये चलेगा। और इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। तो यहां पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, 1 2 और 1 2 3, तो यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, तो 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। और इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था उससे रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वारेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। तो बेसिकली उस पीरियड में वारेन हेस्टिंग्स थे, तो यानी पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। हमें क्या ढूंढना है, गलत। तो अगर आप 100% सही नहीं है तो एक डैश लगाइए, छोड़ दीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं, हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ एक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया और अरकाट पर कब्जा कर लिया। तो ये भी सही है कि हाँ, हैदर अली ने इस पीरियड में जो उस समय का हैदराबाद का निजाम था और मराठे थे उसके साथ उन्होंने बॉन्डिंग कर ली थी और एक ट्रीटी कर ली थी साइन, जिसके कारण ये तीनों मिलके ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, बट अगर फिर भी कंफर्म नहीं है तो इसको भी छोड़ दें। थर्ड आते हैं, 1781 में हैदर अली ने पोर्टो नोवा में आयरकुट को हराया। और फोर्थ आते हैं, हैदर अली की मृत्यु दूसरे एंग्लो मैसूर के दौरान हुई। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है कि उसने सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि 1782 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो कि 1780 से 84 चला, उसी बीच में इसकी मृत्यु हुई थी। तो यानी ये तो 100% सही है। अब गलत कौन है, तो ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पोर्टो नोवा का युद्ध जो 1781 में हुआ था, बेसिकली इस युद्ध में जो ब्रिटिश सेनापति था उसका नाम था आयरकूट। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, और आयरकूट को हैदर अली ने नहीं हराया था, बल्कि आयरकूट ने बेसिकली हैदर अली को डिफीट किया था। तो यानी उल्टा ये स्टेटमेंट ये दिया गया है, और ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से 3 स्टेटमेंट आपको सही है और जो थर्ड वन इज रॉन्ग। तो आपको गलत ही ढूंढना था, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए वो चैप्टर, वो टॉपिक, और इससे आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ मैसूर युद्ध और एक तरफ संधि दिया गया है। कौन सा मैसूर युद्ध कौन से ट्रीटी से रिलेटेड है, इसको मैच करें। तो मैसूर के ट्रीटी को मैंने याद करने के लिए हमेशा बताया है कि आप याद रख सकते हैं MMS, यानी MMS में
जो एम छोटा है वो पहले, जो एम बड़ा है वो बाद में, और एस जो है वो सबसे लास्ट में। तो एमएमएस में अगर आए तो पहला जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाता है, मद्रास। दूसरा एम जो बड़ा है वो है मंगलूर या मंगलुरु, और थर्ड श्रीरंगपट्टनम। तो इस तरह से ये ट्रीटी हुए थे। तो यहां पे कहता है कि फर्स्ट जो है वो एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो आंग्ल मैसूर हुई थी। तो ये फर्स्ट में हुआ था मद्रास की ट्रीटी, सेकेंड में क्या हुआ था तो मंगलोर की ट्रीटी, और थर्ड में क्या हुआ था तो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, यानी हो गया एमएमएस, यानी पहला एम छोटा, बड़ा एम बाद में, और फिर श्रीरंगपट्टनम एस बाद में। तो इस तरह से ये ट्रीटी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैच करना है तो 1 का सी होगा, आपके पास 2 ऑप्शन 1 के सी में है। तो इस तरह से आप 2 ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और 2 ही ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। तो फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज के नाम दिए गए हैं कि ब्रिटिशर्स पॉलिसी थे, और दूसरी तरफ दिए गए हैं उस पीरियड के गवर्नर जिन्होंने इसको लागू किया था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि कौन सा पॉलिसी, कौन सा जो कह सकते हैं कि पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था, उसको थोड़ा देखें। तो रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस क्या था दोस्तों, तो रिंग ऑफ फेंस जो है वो बेसिकली एक तरह की घेरे की पॉलिसी थी, जिसके तहत ये कोशिश की जाती थी कि यदि ब्रिटिशर्स राज है तो पड़ोसी राज्यों से दोस्ती कर ले ताकि अपने क्षेत्र को बचाए रखा जा सके। यानी इसको बचाए रखने के लिए वो पड़ोसी दोस्तों से दोस्ती करके इसको घेर लेते थे। तो इसी को कहा जाता था रिंग ऑफ फेंस। और रिंग ऑफ फेंस किसके द्वारा चलाया गया था, तो जो उस समय के चालाक जो शासक थे उनके द्वारा चलाया गया था, और ये थे वारेन हेस्टिंग्स जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी चलाई। देन है सहायक संधि। सहायक संधि जो सब्सिडियरी ट्रीटी थी, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह एक प्रकार का ऐसा ट्रीटी था जिसमें वो पड़ोसी देशों के साथ संधि करता था, और वो धीरे धीरे वो अपने जोन से कह सकते हैं कि ब्रिटिश के दबाव में आना शुरू हो जाता था। लाइक हैदराबाद ने अपनाया, मैसूर ने उस ट्रीटी को स्वीकार किया, तो ये धीरे धीरे उनके दबाव में आ जाते थे। तो इस तरह से सेकेंड हो गया सब्सिडियरी अलायंस, जो है वो वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। व्युत्पत्ति सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। एंड द लास्ट पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, इसको कहा जाता है कुशल निष्क्रियता की नीति। ये कुशल निष्क्रियता ये थी कि यानी समय देख करके कुछ किया जाएगा, और उस समय इनएक्टिव रहना ही फायदेमंद है, ज़्यादा एक्टिविटी की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसको कहा गया कि कुशल निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी, और यह जो है वो जॉन लॉरेंस से रिलेटेड है। जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में ये पॉलिसी लागू की थी, तो यहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। तो यानी आप अगर मैच करेंगे तो इजीली इसको मैच कर सकते हैं। अब आइए इसके आंसर को ढूंढना शुरू करते हैं। तो यानी पहला का अगर बी है तो यहीं से हम लोग ढूंढेंगे। 1 का बी 2 में है, तो यानी ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। देन सहायक संधि ये रिलेटेड है वेलेस्ली, तो यानी बी का सी हो गया, यानी ये 100% यही उत्तर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप आंसर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रिंग ऑफ फेंस की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको चूज करना है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है, इसके उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। इट एम एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफीट द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टीज, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के किले थे उसको बचाए रखने के लिए, उनके क्षेत्र को बचाए रखने के लिए एक बफर जोन क्रिएट करने का जो है इसमें पॉलिसी बनाया गया। सेकेंड आता है, यह अफगान आक्रमणकारियों और मराठों से सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमा की रक्षा की नीति थी। इट वॉज पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफ गार्डिंग फ्रॉम अफगान इन्वेंडर एंड द मराठास। तो बेसिकली क्या था कि उस पीरियड में ये जो आप साउथ इंडिया का सिनारियो देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पावरफुल राज्य था वो था मराठा, और नॉर्थ इंडिया में इस समय जो बाहरी बॉर्डरिंग स्टेट में सबसे ज्यादा पावरफुल थे अफगान। तो ब्रिटेन के सामने 2 ही चैलेंज थे, मराठा से बचना और अफगान से बचना। तो ये जब बंगाल में थे, थोड़ा थोड़ा फैल रहे थे, तो इस पीरियड में इन्होंने
इनसे बचने की कोशिश की और मराठा से बचने की कोशिश की। तो रिंग ऑफ फेंस में उन्होंने दो मेन एम रखे कि अफगान से बचना है और मराठा से बचना है, क्योंकि अफगान जो है ये बार बार दिल्ली पे आ जाते थे। लाइक आप पढ़े होंगे नादिर शाह का आक्रमण, बाद में कौन, तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो इसलिए अफगान से बचना चाहते थे और दूसरी तरफ मराठा पेशवा काफी पावरफुल थे तो उनसे बचना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का प्रयास किया। थर्ड स्टेटमेंट आता है कि रिंग ऑफ फेंस प्रणाली के अंतर्गत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया, लेकिन कंपनी के खर्च पे। द स्टेट्स ब्राउट अंडर द रिंग ऑफ फेंस सिस्टम वेयर एश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन बट कंपनीज एक्सपेंशन। यानी ये कहता है कि कंपनी खुद के खर्च पे क्या करता था कि उन पड़ोसी राज्यों को ये एश्योर करता था कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूंगा क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं रिंग ऑफ फेंस के तहत। और थर्ड कहता है कि वेलेजली की सहायक संधि की नीति रिंग ऑफ फेंस प्रणाली का ही विस्तार था। यानी वेलेजली ने बाद में जो एक पॉलिसी लेके आई सब्सिडियरी ट्रीटी अलायंस, तो वो एक प्रकार का रिंग ऑफ फेंस का ही एक्सपेंशन था। तो ये बिल्कुल सही है कि रिंग ऑफ फेंस का ही अगला स्टेप था सब्सिडियरी ट्रीटी, जिसमें वो अपने राज्य को बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों से ज्यादा बड़ा और मजबूत संधि करता है। तो तीन स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहता था, बफर जोन क्रिएट करना चाहता था। सेकेंड, उस समय के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, सबसे पावरफुल थे, वो थे मराठा और अफगान, तो उससे बचना चाहता था। फोर्थ भी सही है कि वेलेजली का जो ट्रीटी है वो भी बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ रिंग ऑफ फेंस है। बट तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि रिंग ऑफ फेंस के दौरान कोई भी सेना से संबंधित ट्रीटी नहीं होती थी कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, ऐसी ट्रीटी नहीं होती थी। और यहां तो स्पेशली लिखा गया है कि ब्रिटिश अपने पैसे पर दूसरे राज्य की मदद करेगा, ऐसा ब्रिटिश कभी नहीं करते थे, वो उल्टा पैसे ले लेते थे और मदद भी नहीं करते थे। तो यानी ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है, और ये थोड़ा सा रिलेटेड है सब्सिडियरी ट्रीटी से, ना कि रिंग ऑफ फेंस से। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिंग ऑफ फेंस को ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत होता क्या था। नेक्स्ट आते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले निम्नलिखित भारतीय शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी सिस्टम। तो यानी जो सब्सिडियरी सिस्टम जो भारत में लागू हुआ था, वेलेजली ने किया था, उसको उन्होंने कैसे शुरू किया था? तो सबसे पहले शुरू किया था हैदराबाद से, और हैदराबाद वो फर्स्ट स्टेट था जिसने इस संधि को स्वीकार किया था 1798 में। एंड देन यहाँ से लगभग सारे स्टेट धीरे धीरे इसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कैसे कैसे स्वीकार करता है। तो हैदराबाद के बाद जो सेकेंड था वो 1799 में मैसूर ने किया था। इसी के जस्ट बाद 1799 में तंजौर ने किया था। इसके बाद 1801 में अवध ने किया था, और 1801 के दिसंबर और कह सकते हैं कि 1 और 2 में ये पेशवा ने किया था। और भरतपुर जो कि एक जाट राज्य था, उसने 1818 में इसको स्वीकार किया था। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो यानी जितने भी स्टेट्स हैं जो ट्रीटी को स्वीकार करने वाले थे, उनको आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करके रखिए, उनको आप नोटबुक में रखिए कि किसने कब कब स्वीकार किया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग सालों में पूछे जाते रहे हैं। ट्रीटी का इंपॉर्टेंट क्या था, ट्रीटी के पावर क्या थे, ट्रीटी के रूल्स क्या थे, इसको पूछा जाता है। कब किसने इस ट्रीटी को स्वीकार किया, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, गर्वित रिजर्व की एक नई विदेश नीति जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा बनाना था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये एक वर्ड है जो कि आपको स्पेशली देखने को मिलेगा ब्रिटिश पॉलिसी के अंतर्गत, प्राउड रिजर्व की पॉलिसी, which was aimed at having scientific frontiers and the safeguarding phase influence was introduced by। किसने इसको शुरू किया था? ये बेसिकली क्या था कि ये चाहते थे कि यदि कहीं पे पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, तो इसी को बॉर्डर बना दिया जाए ताकि ये अपने आप में एक प्रकार का साइंटिफिक बॉर्डर हो जाएगा। यदि यहाँ पे समुद्री इलाका है तो इसको बॉर्डर बना दिया जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ एक ऐसा क्रिएट किया जाए, बॉर्डर रिवर को क्रिएट किया जाए, कुछ क्रिएट किया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सके। और इसी को नाम दिया गया
प्राउड रिजर्व यानी गर्वित रिजर्व पॉलिसी, यानी साइंटिफिक बॉर्डर यानी एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करने की कोशिश की गई। लाइक इंडिया में जो साउथ में है तो वो समुद्र है, नॉर्थ में हिमालय है, तो नॉर्थ वेस्ट में स्पेशली इन्होंने बॉर्डर क्रिएट करने की कोशिश की, जो हिंदू कुश पर्वत वगैरह है वहां तक इन्होंने बॉर्डर बनाने का प्रयास किया। तो दैट्स कॉल जो है ये प्राउड रिजर्व पॉलिसी या गर्वित रिजर्व पॉलिसी। ये गर्वित रिजर्व पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था लीटन के पीरियड में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं और इसका सही उत्तर जो है लीटन। और यही कारण है कि लीटन के पीरियड में जो सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो हुआ था, तो इसी पीरियड में हुआ था, क्योंकि लीटन ने ही इस तरह की पॉलिसी बनाई थी और इसी पॉलिसी को लागू करने के लिए अफगान से युद्ध करके बॉर्डर क्रिएट करना पड़ा था। तो इसके कारण सेकेंड अफगान वार जो है वो इसी के पीरियड में हुआ था और इसी के कारण हुआ था। नेक्स्ट आते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित आर्थिक विश्लेषकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक एनालिस्ट्स। तो किसके द्वारा ये इकोनॉमी से रिलेटेड पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पश्वीश चंद्र रे, रमेश चंद्र दत्त। तो बेसिकली ये जो बुक है ये लिखी गई है रमेश चंद्र दत्त, जिसको कहा जाता है आरसी दत्त बेसिकली। तो ये आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई है और ये बुक काफी फेमस हुई और काफी ज्यादा चर्चित रही है ये बुक। आरसी दत्त ने इस बुक को जो लिखा है, इस बुक की खासियत ये रही कि इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी को दिखाने का प्रयास किया कि कैसे ब्रिटिशर्स, इन्होंने न केवल ये बुक लिखी बल्कि जो एक पॉलिसी थी जो कि आप पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो उस थ्योरी को बेसिकली प्रूफ करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो आरसी दत्त की थी। तो ये क्वेश्चन आता है और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम कई बार पूछा जाता है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इन्होंने इंडिया के उस पीरियड के इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एक बुक लिखी और हिस्ट्री को समझाने का यानी इकोनॉमी को समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित ब्रिटिश शिक्षा आयोग को कालक्रम के अनुसार सजाए। अरेंज द फॉलोइंग ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि ब्रिटिश में, भारत में कई बार उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए अलग अलग जो है पॉलिसी लेकर के आए थे और इस पीरियड में उन्होंने कई पॉलिसी लागू की, जिसमें से मैकाले मिनट्स थे, इसके अलावा वुड डिस्पैच था, हंटर कमीशन था। तो ये बहुत सारे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड भारत में रूल्स लागू किए। तो इन्हीं को थोड़ा क्रम से सजाना है, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आया था ये हंटर आयोग आया था। इसके अलावा सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है ये दूसरे नंबर पे आया था और हर्टोग समिति जो था ये तीसरे नंबर पे आया था और सार्जेंट शिक्षा योजना ये जो है ये चौथे नंबर पे आया था और राधा कृष्णन आयोग ये आज़ादी के बाद आया था, इसलिए इसको हम लोग 5वें नंबर पे रख सकते हैं। इसका थोड़ा सा टाइमिंग याद रख सकते हैं और ये कमीशन किस लिए बना था, इससे रिलेटेड क्या पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड था, कौन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, किसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस थे। ये यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी में कम आता है, बट एक नज़र देख सकते हैं। तो हंटर शिक्षा कमीशन जो है ये 1882 में आया था। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है ये 17 और 19 के बीच में आया था। हार्टोग कमेटी जो है ये 1929 में और सार्जेंट शिक्षा 1944 और देश की आज़ादी के बाद आया था राधा कृष्णन आयोग। तो इस तरह से ये अलग अलग एजुकेशन रिलेटेड जो कुछ कमिटी गठित किए गए थे उससे रिलेटेड ये पॉइंट था। नेक्स्ट आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। रैयतवाड़ी सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रैयतवाड़ी सेटलमेंट। फर्स्ट है कृषक को भूमि के अपने हिस्से का स्वामी माना जाता था बशर्ते कि उसी भूमि का उसको लगान देना पड़ता था। द कल्टिवेटर वाज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ हिज प्लॉट ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी उनका ही सब्जेक्ट होता था पेमेंट करने का। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें किसानों को ही भूमि का मालिक माना जाता था बट उनको टैक्स देना पड़ता था। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड आता है इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लागू किया गया। हम लोगों ने मैप देखा था कि रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ था, तो बंबई और मद्रास सेक्टर में था और इसके अलावा असम और बर्मा सेक्टर में था। और टोटल इंडिया का जो है 51% जो उस समय का ब्रिटिश इंडिया था उसका ये 51% था। थर्ड है रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत बंदोबस्त को अस्थायी नहीं बनाया गया था, यानी इसमें बंदोबस्त की तरह अस्थायी सिस्टम नहीं था।
ये जब भी मन करता था इसमें टैक्स में चेंज हो सकता था, यानी ब्रिटिश को जब भी मन करता था टैक्स बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, यानी इसमें फिक्स नहीं था, तो अस्थाई नहीं था। द सेटलमेंट अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज नॉट मेड परमानेंट, तो यानी परमानेंट नहीं था। और लास्ट कहता है इसे 20 से 30 वर्षों के बाद समय समय पर संशोधित किया जाता था। इट वाज रिवाइज बेसिकली आफ्टर 20 to 30 ईयर्स, तो ये समय समय पे क्या किया जाता था, इसके रेट को घटाया बढ़ाया जाता था। तो अगर ध्यान से देखें तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट से रिगार्डिंग सही है, और चूंकि हमें ढूंढना भी करेक्ट था, तो होपफुली अभी तक जितना रैयतवाड़ी से 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, रैयतवाड़ी सिस्टम, अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम, इनसे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक देखे हैं। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस में आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि वहां आपको फैक्चुअल आएगा कि किसने इसकी स्थापना की, किसने उसकी स्थापना की, बट ये इससे आपको पूरा फैक्ट और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर। कुछ यहाँ पर फाउंडर्स लिखे गए हैं और एक तरफ जो है कुछ स्टेट्स लिखे गए हैं, चिनकिलीज खां, मुर्शीद कुली खां और सादत खां, और एक तरफ जो है कुछ स्टेट्स हैं जो न्यूली स्टेट्स थे बेसिकली आफ्टर मुगल डिक्लाइन। तो इसमें ये मैच करना है कि किसके द्वारा कौन सा स्थापित किया। तो चिनकिलीज खां जो था वो हैदराबाद का फाउंडर था और इसने हैदराबाद राज्य बनाया था। मुर्शीद कुली खां जो था ये बंगाल का पहला नवाब बना था, और सादत खां जो था ये अवध का पहला नवाब बना था। तो इजीली इसको मैच किया जा सकता था, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। ए का 2 और ए का 2 एक ही में ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप आसानी से इसके उत्तर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। तो बेसिकली मुर्शीद कुली खां को जब बंगाल का नवाब बनाया गया था तो वो भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को कम रखना चाहता था, अपने अंडर में पावर रखना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया कि पहले से जो कैपिटल था कलकत्ता का या बंगाल का वो ढाका था, और उसको उसने शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद अपने ही नाम से उसने एक शहर बसाया था, मुर्शीद कुली ने मुर्शिदाबाद, और इस तरह से वो जो राजधानी था वो शिफ्ट हो गया। तो यानी ये ढाका टू मुर्शिदाबाद, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उसने राजधानी कहां से कहां शिफ्ट कर लिया, ढाका टू मुर्शिदाबाद, उसकी कैपिटल जो है वो शिफ्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम में सचाए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन जो बैटल्स हुए थे भारत के इंपॉर्टेंट बैटल्स उनको सजाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बैटल्स आपको दिख रहे हैं, वांडीवास का बैटल, बक्सर का बैटल, अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि आपको सभी आने चाहिए। जब एग्जाम में आए तो ये नहीं है कि हमको 2 में आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था तो हम नहीं बना पाए, ऐसा नहीं है। जो आता है वो बन जाएगा, थोड़ा भी दिमाग लगाना है आप बना लेंगे। कैसे? यदि आपको बक्सर युद्ध पता है कि हाँ ये 1764 में हुआ था, और आपको ये पता है कि प्लासी युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था, तो जब भी होगा तो प्लासी पहले होगा। तो यानी इस वाले में प्लासी बाद में है तो ये हो गया कैंसिल। इस वाले में प्लासी पहले है और बक्सर बाद में है तो ये ठीक हो सकता है सही। सेकेंड में इसमें प्लासी पहले है, ये बक्सर बाद में है तो ये भी हो सकता है, बट यहाँ फिर बक्सर पहले है और प्लासी बाद में है तो यानी ये नहीं होगा। देन आते हैं वांडीवास पे। तो वांडीवास हुआ था कब? 1760 में, और प्लासी कब हुआ था? 1757। तो यानी 1757 से पहले 60 नहीं आएगा, तो यानी ये भी कैंसल। अब आपको नहीं पता है कि अंबर का युद्ध कब हुआ था, बट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। तो अंबुर का युद्ध बेसिकली क्या था? तो फर्स्ट जो कर्नाटिक वार हुआ था, उस कर्नाटिक वार के दौरान जो है एक युद्ध हुआ था जिसको अंबुर का युद्ध कहा जाता है। ये अंबर नदी के तट पे लड़ा गया था, और इस युद्ध के अंतर्गत जो है फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब के साथ बैटल किया था। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि 1-2 फैक्ट भी आपको पता होता है तो उस फैक्ट के बेस पे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है सही उत्तर तक पहुंचने का। अंबर का युद्ध जो है वो 1749 में हुआ था। इसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी 1757, वांडीवास 1760 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बैटल ऑफ वांडीवास बहुत बार डिस्कस किया, सेंट थॉम का लड़ाई हम लोगों ने डिस्कस किया था, और प्लासी और बक्सर तो आज हम लोगों ने कई क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव की लड़ाई थी, बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। दूसरा है वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और चिलियावाला बाग का युद्ध, जो चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। और
खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर इसमें से हमें ढूंढना क्या है, तो जो करेक्टली मैच है यानी सही सही सुमेलित है, तो इसमें से पहला काट देते हैं, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है ये मीर जाफर वर्सेस क्लाइव नहीं था, ये क्लाइव वर्सेस मीर कासिम सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय था। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बुरी तरह से गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है वांडीवास, जो कि हुआ था 1760 में, और वांडीवास में बेसिकली फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े थे। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसे तो आप उत्तर निकालना चाहे तो यहीं से निकल गया, बट इसमें अगर आप देखना चाहें कि चिलियावाला का युद्ध, तो ये बेसिकली मराठों के विरुद्ध नहीं हुआ था, ये किसके विरुद्ध हुआ था, तो सिख के विरुद्ध हुआ था। तो सिख और ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध हुआ था, दैट्स कॉल्ड चिलियावाला का युद्ध। और खुर्दा का युद्ध जो था वो निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नहीं था, निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये चैप्टर मैंने बताया भी था कि थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है, और इस चैप्टर में बहुत सारे बैटल हुए हैं, अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे थे, ब्रिटिश के साथ बहुत सारी लड़ाई हो रही थी, जो बॉर्डरिंग हमारे कंट्री है वो लड़ रहे थे ब्रिटिश के साथ। तो इस तरह से ये बैटल वाला सिनारियो था, क्योंकि इन्हीं बैटल्स को जीत करके ब्रिटिशर्स भारत में एस्टेब्लिश होते हैं, और ब्रिटिशर्स भारत में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अपने इकोनॉमिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, और इस तरह से भारत पर एक बहुत ही मजबूत और लंबी पकड़ जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44। धन का निष्कासन सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीनिंग बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? क्या मीनिंग है इसका और क्या मतलब है धन के निष्कासन का? तो पहला है अधिक व्यापार को प्रधानता, प्रायोरिटी टू मोर ट्रेड, यानी ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना। व्यापार में नगद को प्रधानता, प्रायोरिटी टू कैश इन ट्रेड, यानी कैश में व्यापार करने को ज्यादा ध्यान देना। थर्ड है वस्तु विनिमय को प्रावधान, प्रायोरिटी टू बार्टर, यानी एक वस्तु लेना और दूसरे वस्तु को देना। एंड लास्ट एक तरफा व्यापार करना, वन वे ट्रेड। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो क्या है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि जो संसाधन है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक कंट्री में जा रहा है और उस कंट्री से उसके बदले में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफा व्यापार, वन वे ट्रेड। यानी धन का निष्कासन का मतलब यह है कि भारत से संसाधनों का ब्रिटेन जाना और ब्रिटेन से उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलना, यही है ड्रेन थ्योरी यानी धन का निष्कासन। क्योंकि अगर व्यापार ज्यादा होगा तो व्यापार का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है एक तरफ से कुछ जाता है और दूसरे तरफ से कुछ आता है। तो यहां तो व्यापार हो ही नहीं रहा था, क्योंकि व्यापार के बदले में यहां क्या हो रहा था, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया गया था जिससे भारत से संसाधन अलग अलग तरीके से ब्रिटेन को शिफ्ट हो रहे थे और बदले में ब्रिटेन से कुछ भी नहीं आ रहा था। दैट्स कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसी को दादा भाई नौरोजी ने बताया था, और दादा भाई नौरोजी ने ही सिद्धांत दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और किस बुक में दिया था? तो पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बेसिकली एक बुक है जो कि लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इसी में उन्होंने ड्रेन थ्योरी को समझाने का प्रयास किया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश की तरफ धन का प्रवाह होना और बदले में भारत को कुछ भी नहीं प्राप्त होना ही बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45। एंग्लो मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। एक तरफ कुछ एंग्लो मराठा वार दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसके टाइम पीरियड दिए गए हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, उसका टाइमिंग क्या 1775 से 82 था। सेकेंड एंग्लो मराठा 1803 से 6 और थर्ड एंग्लो मराठा 1817 से 18। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि केवल एक जोड़ा सही है। ये यूपीएससी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे कि क्या ये वन पेयर, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर इज करेक्ट, ओनली थ्री पेयर इज करेक्ट, या ऑल थ्री पेयर इज करेक्ट। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है ये 1775 से 82 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 6 के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 18 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। तो यानी तीनों स्टेटमेंट जो है आपके क्या है, सही है और सही सही मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा तीनों सही है और यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री इज करेक्ट या ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया।
अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये पहला प्रश्न का स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोदी को नहीं बल्कि किसको पराजित किया था, तो मराठा। तो बेसिकली इन्होंने जो बैटल किया था वो किसके अगेंस्ट में किया था, तो मराठा के अगेंस्ट में किया था। सेकेंड है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो ये भी स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो कि हुआ था 1799 और इसमें हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। थर्ड, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। मीर जाफर कंस्पायर्ड विद द ब्रिटिश टू डिफीट सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। तो ये हो गया स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि मीर जाफर ने यहां पर पलासी के बैटल में किसका साथ दिया था, तो उसने ब्रिटिश का साथ दिया था और ब्रिटिश के साथ मिलकर के एक प्रकार का प्लानिंग किया था और इसी प्लानिंग में उसने डिफीट किया या हराया किसको, सिराजुद्दौला को। और फिर मीर जाफर का ही बेटा था जिसका नाम था मीरन, और वो मीरन जाकर के उसकी हत्या कर देता था। यानी इट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो थर्ड ओनली थर्ड इज करेक्ट, और यहां हमको ढूंढना वही है कि करेक्ट कौन है, सही कौन है, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट 47, 1843 में सिंध क्षेत्र पर अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? द सिंध रीजन वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1843। हु लेड दिस कैंपेन? तो ऑप्शन है आपके पास एलन बरो, चार्ल्स नेपियर, जॉर्ज ईडेन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इस समय में 1843 में जो सिंध क्षेत्र था वो पंजाब से सटा हुआ एक क्षेत्र था और उसे थोड़े ब्रिटिश एफर्ट के बाद या प्रयास के बाद जो है वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, और इसको जो लीड कर रहा था वो चार्ल्स नेपियर ने किया था। बाद में चार्ल्स नेपियर ने सिखों के खिलाफ भी लीड किया था। तो ये डेट भी आपसे पूछा जाता है कि सिंध को कब मिलाया गया था, तो 1843 में मिलाया गया था, और किस ब्रिटिश कह सकते हैं कि शासक द्वारा या ब्रिटिश के सेनापति द्वारा इसको मिलाया गया था, तो चार्ल्स नेपियर का नाम इसमें आता है। और ये एक प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 48, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? यानी किसानों के लिहाज से कौन सा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो थोड़ा बेनिफिशियल था या अच्छा था? Which of the following led revenue system created by the British provided greater security to the interests of farmers? यानी फार्मर्स के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर और ज्यादा से सुरक्षित था? तो ज्यादा बेहतर और सुरक्षित कौन होगा? जिसमें फार्मर्स को यह सिक्योरिटी दी जाती है कि आप लैंड ओनर हैं। यानी परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? परमानेंट सेटलमेंट में यह होता था कि जमींदार को माना जाता कि लैंड ओनर है। महालवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि महाल को मान लिया जाता था लैंड ओनर, और रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या माना जाता था? रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत को माना जाता था कि लैंड ओनर। तो बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम ऑलवेज थोड़ा सा जो है वो किसानों के हक में था अगर कंपेयर करें परमानेंट सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट से, तो यानी रैयतवाड़ी ही था। तो उस तरह से ऑप्शन भी उसी तरह का मिलेगा। बंगाल के प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जमींदारों के पास पावर होता था, रैयत और किसान के पास कोई पावर नहीं होता था। सेकंड, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये हो सकता है। थर्ड, मध्यवर्ती प्रांत की फिर जमींदारी व्यवस्था, यानी जिसमें भी जमींदारी सिस्टम आएगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जमींदार जो है वो काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में होते थे और वो रैयत को फुल राइट्स नहीं देते थे। तो यानी ये भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ में आते हैं संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। अब ये भी संयुक्त प्रांत में क्या हो गया? मालगुजारी। तो इसमें के संयुक्त प्रांत में कौन था? महालवाड़ी सिस्टम था। तो ये भी नहीं उतना अच्छा होगा। तो तीनों सिस्टम में जो थोड़ा ठीक था वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी लैंड सिस्टम ऑफ मद्रास प्रोविंस। यानी मद्रास के सेक्टर में और बंबई के सेक्टर में जो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था वो थोड़ा बेहतर था एज कंपेयर टू परमानेंट एंड महालवाड़ी सिस्टम। 49, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थी। अब अगर आपको ध्यान होगा तो आपने क्या किया था कि एक मानचित्र देखा था स्टार्टिंग में, और इस मानचित्र में हम लोगों ने बेसिकली एक रीजन आपको दिखाया था कि किन क्षेत्रों में ये रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था। तो आपके पास ऑप्शंस है मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। तो यदि हम लोग देखें तो यहां पर आप आसानी से क्या चूज कर सकते हैं कि
ये मद्रास जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र था, ये दक्षिण भारत में ये मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र, तो यहाँ पर ये रैयतवाड़ी सिस्टम था। ये आपका बम्बई प्रेसिडेंसी क्षेत्र यहाँ भी लागू था। पूर्वी बंगाल, बंगाल के क्षेत्र में यदि बात करें तो बिल्कुल नहीं लागू था, तो यानी पूर्वी बंगाल में नहीं लागू था। असम, अभी हमने बताया था आपको कि असम के सेक्टर में लागू था, और असम से बगल में बर्मा में भी ये लागू था, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि कितने क्षेत्र में लागू था, तो 51% भाग में लागू था, जो कि भारत का सबसे बड़ा एरिया था। देन कुर्ग, कुर्ग कहाँ आता है, तो कर्नाटक क्षेत्र में आता है। तो कर्नाटक के कुर्ग में भी ये लागू था, क्योंकि कर्नाटक उस समय किसके क्षेत्र में था, तो मद्रास रीजन में आता था। तो इस तरह से अगर आपको इसमें से ऑप्शन ढूंढने हो तो सिर्फ बंगाल को हटा दीजिए, तो आपके पास इजीली सही उत्तर मिल जाएगा। और बंगाल को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो देन 1 2, इसके अलावा बंगाल हटा देंगे 4 5, तो 1 2 4 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही जो रीजन थे जिसमें रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था। अब ये क्या होगा, आपको मैप मैंने दिखाया था, वो मैप आपको ध्यान में रखना है, उससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सा सिस्टम लागू था। तो थोड़ा मैप को ध्यान रखना है और एरिया को ध्यान रखना है, इससे आपको जैसा भी प्रश्न आएगा इससे आप इजीली आप उसको बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ आपको कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, जैसे कर्नाटक, त्रावणकोर, सिख, जाट। ये वो स्टेट्स थे जो कि बेसिक रूप से आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल ये शुरू हुए थे या बने थे, और उसके फाउंडर के नाम आपको मैच करने हैं। तो कर्नाटक जो था वो बेसिकली साउथ में था, और उसको जो शुरू किया था, उसको जो स्थापित किया था, उसका नाम था सदातुल्ला खां। त्रावणकोर जो कि अभी के केरला क्षेत्र में है, इसके फाउंडर थे मर्तांड वर्मा, और इसी ने इसको फाउंड किया था। सिख जो राज्य था उसको आफ्टर जो सिख गुरु थे वो बंदा बहादुर ने इसको स्थापित किया था लगभग 1608 में, और फिर वहाँ से 1708 में, और फिर वहाँ से धीरे धीरे रंजीत सिंह की तरफ शिफ्ट होते चला गया। जाट जो थे ये हरियाणा और मथुरा के क्षेत्र में एस्टेब्लिश हुए थे, और चूड़ामुन और बदन सिंह नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने धीरे धीरे इसको एस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह से अगर देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेट्स थे जो कि उस पीरियड में स्थापित हुए थे, और उनको किसने स्थापित किया था, तो इसको आप मिलान कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा मैच करेंगे, ए का बी हो जाएगा, यानी पहले वाले का बी होना चाहिए, तो बी 3 में है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गया। सेकेंड त्रावणकोर का 1, तो यानी बी के बाद ए होना चाहिए, तो यानी ये गया। फिर सिखों को बंदा बहादुर ने किया, तो यानी सी के बाद डी होना चाहिए, तो इस तरह से ये आंसर हो गया और ये गया। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है एक एक करके, अपने आप सही उत्तर तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सबसे पहले सही उत्तर ही ढूंढने जाएंगे तो कई बार गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, गलत उत्तर को एलिमिनेट करना है, ऑब्वियस आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर बच जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, जिसमें हम लोग न्यू स्टेट्स, ब्रिटिश पॉलिसीज और जो रीजनल स्टेट्स के साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनके बारे में ये रिलेटेड था। 50 क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे पीटी फैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा। होपफुली चीज़ें समझ में आई होगी और आपको मज़ा आया होगा। इसको एक बार जब इसके PDF अपलोड हो जाएंगे तो इसको डाउनलोड करके पढ़ भी लीजिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते जुलते दिखेंगे जिसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो इसलिए इसको पढ़ने के बाद रिवीजन भी मस्ट है, इसको कर लेना है। कल के टॉपिक की ओर आते हैं कि कल क्या आपको तैयार करके रखना है, तो वो है 1857 की क्रांति। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है मॉडर्न हिस्ट्री के, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इससे पहले था ब्रिटिश के स्थापना का दौर, और यहाँ से शुरू हो जाता है इंडियन भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन, जो फ्रीडम जो कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो कल के टॉपिक में हम लोग 1857 की क्रांति देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके पास संसाधन हो, नोट्स हो, आपके पास बुक्स हो, आपके पास वीडियोस हो, आपके पास कोर्सेज के संसाधन हो, जो भी आपके पास संसाधन हो उसको पढ़ करके आइएगा, ताकि इसको जब हम लोग बनाएं तो आपको भी मज़ा आए और आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्या क्या चर्चा चल रही है, कौन कौन से फैक्ट और कौन कौन से पॉइंट बताए जा रहे हैं। तो उसको आप अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और फिलहाल अब आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है रफ्तार, तो इसके लिए सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़िए, पीटी निकालिए, मुख्य परीक्षा में जाइए, मुख्य परीक्षा में मेहनत कीजिए और अंतिम सफलता की ओर पहुंच जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, धन्यवाद।